अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो सैम्पल पेपर की एक और सीरीज लेकर मैं आया हूँ। इसमें भी हम 25 क्वेश्चन को करेंगे, आज 15 क्वेश्चन को, और फिर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी बनेगी 10 क्वेश्चन के लिए जाएगी। तो कोशिश यही है कि पिछली सीरीज़ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए गए थे जो आपके हेल्पफुल थे, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थे। आज भी कोशिश यही रहेगी कि इस हमारे जो सेकंड सीरीज चल रही है, सेकंड सैम्पल पेपर में हम उन सारी चीज़ों को लेकर के आएँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स को बताएं जिसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो सकें। तो कोशिश त्रिशूल की यही रहती है स्टूडेंट्स कि आपके एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80, इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। cos 20, cos 40 और cos 80 को एक साथ ले लेते हैं। cos 60 तो ऑब्वियस सी चीज़ है, वो हाफ हो जाएगी। बाकी यहाँ पे 2 साइन, सबसे छोटा जो है 20 है, उसी से नीचे डिवाइड करना है और ऊपर भी इनटू करना है। तो 2 sin 20 इंटू cos 20, एक ब्रैकेट में ले लेंगे cos 40 और cos 80 डिग्री, 1/2 sin 20, और ये हमारा हो जाएगा sin 40 cos 40, फिर cos 80 हो जाएगा। अब फिर यहाँ 2 और यहाँ 2 को गुणा करके इसको एक ब्रैकेट में लिया जा सकता है, तो ये 4 हो जाएगा sin 20, ये हमारा sin 80 और cos 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से 2 को गुणा करके 2 को यहाँ किया जा सकता है, ये 8 हो गया sin 20, और sin 8 दूना 16, 160 डिग्री हो जाएगा। 1/8 sin 20, sin 160 को sin 180 माइनस 20 लिख सकते हैं। sin 180 माइनस थीटा को sin थीटा हो जाएगा। तो sin 20 और 8 sin 20, ये और ये दोनों कैंसिल होके फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ चुका है, 1/8 आ चुका है। तो 1/8 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट है। अब चलिए, हमने बना तो लिया, हमने पूरा प्रोसेस भी देख लिया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बता देते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान सी है, उसके बाद ये काफ़ी आसानी से बन जाएगा। ये गुणज में बढ़ रहा है, 20 दूना 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 16 दूना 32, 320 डिग्री तक भी ये जा सकता है, बड़े से बड़ा चला जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, शायद मैं मिस कर रहा हूँ। चलिए, इसका आंसर हमारा 1/8 आया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ हाफ भी पहले से शामिल है, तो 1/8 इंटू 1/2, 1/16, ठीक है। तो ए आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सुधार कर लेते हैं। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा, 1/16, 1/16 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ये रह गया था, ये छूट गया था, बिल्कुल इसको हम शामिल करेंगे क्योंकि cos 60 तो पहले से ही पड़ा हुआ है, हाफ ये। अब बाकी इसको हमने हल किया तो 1/8, तो 1/8 गुणा 2 करेंगे तो 8 दूना 16, 1/16 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम एक शॉर्ट ट्रिक को बता दे रहे हैं। अब इसी प्रश्न को मैं शॉर्ट ट्रिक से बता दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी? यहाँ शॉर्ट ट्रिक को समझेंगे। cos 60 तो चलिए हाफ हो जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है। अब इतने को हमें करना है, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है?
1/2 लिखेंगे और 2 पे पावर जितना ये कॉस की संख्या होगी उतना लिखेंगे। कॉस की संख्या कितनी है? 3 है, तो यहाँ पावर कितना लिख देना है? 3 लिख देना। इसको याद रखिएगा। कॉस की संख्या अगर 4 होगी, पावर यहाँ 4 जाएगा। कॉस की संख्या अगर 5 होगी तो पावर यहाँ पे 5 जाएगा। और नीचे साइन के साथ सबसे छोटा एंगल लेना है। नीचे क्या लेना है? साइन के साथ सबसे छोटा वाला एंगल 20 डिग्री है तो 20 डिग्री ले लिया। और ऊपर क्या लेना है? साइन के साथ जो लास्ट वाला हमारा एंगल होगा, अंत में जो भी एंगल रहेगा, 80 हो 160, जो भी एंगल अंत में रहता है, जो भी एंगल लास्ट में रहता है, उसको क्या कर देना पड़ता है? हमें दोगुना कर देना पड़ता है। क्लियर है ये? तो अंतिम वाले कोण को क्या करना है? दोगुना करना है। और नीचे क्या लिखना है? बिल्कुल प्रथम वाला कोण, बिल्कुल फर्स्ट वाला कोण। उसके बाद आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/8 और साइन 160 और साइन 20, और ये पहले से ही हाफ पड़ा है। साइन 160 को हम साइन 20 डिग्री भी लिख सकते हैं, तो इसको हमने साइन 20 डिग्री लिख दिया और ये काट दिया और हाफ 8 के साथ गुणा होके 1/16 यानी कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इसको कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ। प्रश्न अच्छा है तो एक एग्जांपल और बता दे रहे हैं, उसको भी आप देख लेंगे। जैसा कि अगर यहाँ पे cos 60 ना हो करके cos 30 हो तो क्या ये एप्लीकेबल है? जी हाँ, बिल्कुल ये एप्लीकेबल है। cos 30 √3/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको मालूम ही है इसका आंसर क्या हो जाना है। चाहे तो आप डायरेक्टली 1/2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि वो तो कट जाएगा, साइन तो पूरा कट जाएगा, 100% तय है कि साइन कट जाएगा। तो डायरेक्टली आपको कॉस गिन लीजिए, 2 लगा दीजिए, तो √3 8 दूना 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाला पैटर्न बहुत ही आसान सा पैटर्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इनवर्स से चुना है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनवर्स से चुना गया है तो tan π/4 प्लस हाफ cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स a/b। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। तो यहाँ सबसे पहला काम करना है कि हाफ cos इनवर्स a/b को हमें थीटा ले लेना है। ठीक है, cos इनवर्स a/b और ये ऊपर आएगा 2 तो ये 2 थीटा हो जाएगा, विच इम्प्लाई दैट a/b इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब ये हो जाएगा tan π/4 प्लस थीटा और ये हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, क्योंकि इस पूरे को हमने क्या मान रखा है? थीटा माना है। अब ये tan a प्लस b का सूत्र लग जाएगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ भी वही लगेगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ये 1 प्लस थीटा हो जाएगा, ये 1 माइनस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस थीटा होगा और 1 प्लस tan थीटा होगा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो ये यहाँ आएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये ओपन होगा, ब्रेक होगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 के साथ 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा, तो ये 2 के साथ अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हमें अच्छी तरह मालूम है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या देगा हमें ये दे देगा cos 2 थीटा, क्योंकि इसी का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। और cos 2 थीटा देखिए यहाँ से हम क्या लाए हैं, a अपॉन बी लाए हैं, तो जैसे ही यहाँ पे a अपॉन बी रखेंगे b ऊपर चला जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2b अपॉन a। तो ऑप्शन हम देखते हैं कि 2b अपॉन a कहाँ पे है, तो 2b अपॉन a यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ से हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न आपके स्क्रीन पे लॉग से लिया है मैंने। तीसरा प्रश्न देखिए, इसे लॉग से लिया गया है। लॉग के कुछ रूल्स हैं, उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लास में। log 2, log 5 यहाँ पे बेस है 625, ठीक है। तो सबसे पहले 625 क्या हो जाएगा, 5 का घात 4 हो जाएगा। 25 गुणा 25 625 होता है, तो ये 5 का घात 4 हो जाएगा। तो 625 को हमने क्या लिख लिया, 5 का घात 4 लिख लिया। अब ये 4 रूल से आगे आ जाएगा 5 ये हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा लॉग के रूल से। चार को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 2 ये आगे आ जाएगा और 2 अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि ए इज़ द राइट ऑप्शन, ए बिल्कुल सही जवाब है। एक बार और इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 625 को मैंने 5 का घात 4 लिख दिया, ये 4 को हम यहाँ लेकर के आए, ठीक है। 5 बिल्कुल बराबर है, लॉग ए आपका 1 हो जाता है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 हमारा आगे आ जाएगा, 2 का 2 1 हो जाएगा और यहाँ भी 2 का 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको काफ़ी ईजिली बना सकते हैं। तो 1 इज़ द राइट आंसर। 1 कौन सा ऑप्शन था, 1 ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज़ द राइट आंसर। तीसरे के लिए ए है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, चौथे वाले प्रश्न पे चलेंगे। चौथे वाला प्रश्न आपका हिंदी में दिख रहा है। किसी एपी के 3 पदों का योगफल 21 है एवं प्रथम तथा तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, तो तीनों पद होंगे, तीनों टर्म्स क्या होंगे। यहाँ आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊँगा, उस शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे। पहले तो लॉन्ग वे में बता देते हैं कैसे बनता है, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के चलेंगे। कुछ इंग्लिश वाले बच्चे भी हमसे जुड़े रहते हैं, इंग्लिश वाले समझ लें इसको। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी इज 21। The sum of 3 terms in an AP is 21. The product of first and third is 6 more than the second. 6 more than the second. What are all these 3 terms? What are all these 3 terms? ये सारे 3 terms कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम नॉर्मली बनाएंगे तो किसी भी एपी में 3 पद कैसे लेते हैं, a माइनस डी लेते हैं, a लेते हैं और a प्लस डी लेते हैं। कई बच्चे अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा भी ले सकते हो, बात एक ही पड़ेगी। a माइनस डी और a प्लस डी 3 पद, इन तीनों का योग कितना है, 21 है। फिर प्रश्न से कह रहा है कि प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल
यानी कि प्रथम एवं तृतीय इन दोनों का गुणनफल द्वितीय से 6 अधिक है, सेकंड वाले से 6 अधिक है, तो तीनों पद बताने हैं। यहाँ अगर हम काट देंगे तो 3a बराबर 21, यानी कि a का मान 3 7 21, 7 निकल चुका है, तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 7 6 ये 13 हो जाएगा। a की जगह पे 7 लिखेंगे, 7 स्क्वायर डी स्क्वायर और ये 13 हो जाएगा। 49 माइनस 17 इजकल टू डी स्क्वायर, 49 17, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 1 गया 3 और ये 32 हो जाएगा। 3 पदों का योगफल का प्रथम तथा तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। प्रथम तथा तृतीय का गुणनफल यानी कि a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर द्वितीय से 6 अधिक है। द्वितीय हमारा ये है, इससे ये 6 अधिक है, तो अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई है, 7 6 ये 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 7 6 ये 13 हुआ, डी स्क्वायर इधर भेजा, 49 माइनस 13 है। कैलकुलेशन मिस्टेक थी थोड़ी सी, इसीलिए यहाँ पे पूरा परफेक्ट रूट नहीं आ रहा था, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 6 ये 17 हो गया था, तो 7 6 यहाँ 13 होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो 49 माइनस 13, तो ये 6 हो गया और इसमें से 1 जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 का निकल जाएगा, 36 का निकलेगा डी स्क्वायर विच इम्प्लाई दैट डी बराबर 6 6 1 36, तो प्लस माइनस 6 आपका आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों में से कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर माइनस लिया तो बड़े से छोटा जाएगा या फिर छोटे से बड़ा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे छोटे से बड़े वाले सारे ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, छोटे से बड़े ही दिख रहे हैं, तो फिलहाल +6 ले लेते हैं। ए हमारा आ चुका है, ए हमारा कितना है 7 है, तो ये 7 माइनस 6 और 7 और 7 प्लस 6 यानी कि 1 7 और 7 6 ये 13 हो चुका है। तो इस तरह से 1 7 और 13 हमारा आंसर हुआ। 1 7 13 कौन सा है? बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि काफ़ी बड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन जा रही है। अगर बाय चांस कैलकुलेशन आपका हल्का सा भी मिस्टेक होता है, जैसे यहाँ एडिशन में हल्का सा भी चूक हुई, तो वो फिर आपको बनाने में दिक्कत आ सकती है, हो सकता है गलत ऑप्शन टिक हो जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी सारी समस्याएं हैं, बट इसका एक बहुत ही सुंदर सा शॉर्ट ट्रिक है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक पे लेकर के चलेंगे, तो देखते हैं सेम प्रश्न के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसी प्रश्न के लिए शॉर्ट ट्रिक की अगर हम बात कर लें, तो शॉर्ट ट्रिक को देखते हैं। एपी के 3 पदों का योगफल 21 है, प्रथम तथा तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है, ठीक है। देयर आर 3 टर्म्स इन एन एपी विच सम इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज 6 मोर देन द सेकेंड। What are the all these 3 terms are, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऑप्शन की सहायता चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता हमें लेनी है। ऑप्शन की सहायता हम कैसे लेनी है उसको मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रश्न को फॉलो करना है, प्रश्न को पढ़ना है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन को फॉलो करते चलना है। तो देखो मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे टर्म नहीं लिखा, a माइनस डी a प्लस डी ऐसे करके कुछ भी नहीं लिखा, केवल ऑप्शन को मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है प्रश्न में? पहला सेंटेंस कह रहा है कि एपी के 3 पदों का योगफल 21 है। तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि ऑप्शन में कौन से ऐसे हैं टर्म्स जिसमें 3 पदों का योगफल 21 है। 7 2 9 9 2 11 यही एक 21 दे रहा है, और 13 7 20 और ये भी एक 21 दे रहा है। 8 1 9 9 5 14 ये 24 दे रहा है, ये गलत है। हो सकता है यह दोनों हो या फिर नन हो। तो पहला तो हमने लेवल को क्रॉस कर लिया। हमने क्या किया कि पहला जो सेंटेंस क्वेश्चन में आ रहा था उस सेंटेंस से यहाँ ऑप्शन को ढूंढा।
पहला सेंटेंस क्या आ रहा है कि तीनों पदों का योगफल क्या है, 21 है। सम ऑफ दीज 3 आर 21। तो मैंने ढूंढा यहाँ पे, देखो 7 दोनों 9 दे 11, ये आपका 21 ही दे रहा है, ये भी 21 दे रहा है, ये हमें 21 नहीं दे रहा था तो इसको मैंने काट दिया। अब या तो ये या तो ये या तो फिर नन हमारा आंसर हो सकता है। अब दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखते हैं। प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल। फिर मैंने क्या किया कि प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल किया, तो पहले वाले ऑप्शन में करूँगा मैं 12 गुणा 2, हो सकता है हमारा ऑप्शन बी सही हो, तो 1 गुणा 13 कर दिया। दोनों में से कोई भी एक चेक कर रहा हूँ मैं। तो प्रथम एवं तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। फिर मेरा द्वितीय पद यहाँ पे क्या है, इसमें 6 मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ द्वितीय पद क्या है, इसमें 6 मैंने जोड़ दिया। अगर ये बैलेंस सही है इन दोनों में से, वही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो 12 दूना ये हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा ये, और 7 6 13। क्या ये बराबर है? जी नहीं, नहीं बराबर है, तो पहला वाला ऑप्शन तो चला गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं 13 एकम 13 और 7 6 13। जी हाँ, ये LHS RHS बराबर है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सटीक होगा, बिल्कुल ही राइट होगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों में कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। a माइनस डी a प्लस डी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को हमें फॉलो कर लेना है, सेंटेंस को फॉलो कर लेना है, जो भी सेंटेंस कहेगा उसको क्या कर लेना है, सेटिस्फाई करा लेना है। सेटिस्फाई जैसे ही कराएंगे उसके बाद से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का जो 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पांचवें प्रश्न में हिंदी इंग्लिश में मैं बता दूं, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है zx प्लस iy और एक कंडीशन दिया हुआ है इसके मॉड के लिए। अगर इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, तो हमारा z जो है वो किस पर स्थित है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे स्थित है, x एक्सिस पे स्थित है, या एक स्ट्रेट लाइन y बराबर 5 पे स्थित है, या फिर ऐसा सर्कल है जो मूल बिंदु से होकर के गुजर रहा है, या इनमें से फिर कोई नहीं। ठीक है, तो x एक्सिस और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 5, सी वाला ऑप्शन है, और सर्कल पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में काफ़ी बार बताए गए हैं। इसमें हमें चेक करना होता है कि लोकस हमारा एक्चुअली सिचुएटेड किस पे है। तो तरीका क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हमें मिला हुआ है, इसी को यहाँ पे रख देना है प्रश्न में। आसान सा प्रश्न है ये, चलिए इसको बनाते हैं। अब इसमें क्या है कि हमें रियल और इमेजिनरी को एक साथ लेना है। अब ये मॉड के रूल से ये अंडर रूट ऊपर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड में हम जानते हैं कि अंडर रूट हो जाता है। अच्छा, मॉड का ये रूल है कि जैसे पूरे पे मॉड है तो हम अलग अलग भी मॉड ले सकते हैं। ये रूल आप लोगों को बताया गया है कि ये अलग मॉड, ये अलग मॉड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर है 1। ठीक है, ये बता दिया गया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है मॉड निकालने के लिए। अब दोनों ओर हमें क्या करना है, इसको दोनों ओर वर्क कर देते हैं। तो दोनों ओर वर्क करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको इधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 से 25 कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। 10y बराबर क्या आया, 0 आया, यानी कि y बराबर क्या आया,
शून्य आया, तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी टर्म अगर शून्य आ जा रहा है तो z बराबर किसके हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा x के, यानी कि ये किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ये किस पे स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, सिचुएटेड ऑन द x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस हमारा 0 बन चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विघातीय समीकरण क्या है जिसके मूल 1, 2 और 3/2 हैं, जिसके मूल 1, 2 और 3/2 हैं। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1/2 एंड 3/2। छठा प्रश्न है आज का। तो अल्फा हमारा कितना है, 1/2 है, और हमारा दूसरा रूट जो है बीटा है 3/2 है। तो समीकरण होता है मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर मूलों का योगफल कितना होगा, 1/2 3/2x, और गुणनफल कितना होगा 1/2 3/2 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर 4/2x और 3/4 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -2x 3/4 इजी को यहाँ पे ले आते हैं तो 4x स्क्वायर -8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर छठे के लिए। ठीक है, एक बार और इसको मैं समझा देता हूँ। अल्फ़ा हमारा 1/2 था, बीटा हमारा 3/2 है। अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स यही फार्मूला है, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। यहाँ पे हमने इस चीज़ को रख दिया, ये काटा तो 2x हो गया और 3/4, फिर इसको हमने हल कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं आगे की तरफ, 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां प्रश्न 7th क्वेश्चन हमने फंक्शन से लिया है। सेवेंथ क्वेश्चन हमने फंक्शन से लिया है। f(x) हमारा है x² -1, g(x) हमारा है 3x + 1। तो हमें क्या लेना है, g(f(x) लेना है। ठीक है, अच्छा g(f(x) क्या है, ये हमारा g(f(x) है। g(f(x) क्या है, g(f(x) होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे g लिखा, f(x) हमारा देखिए क्या है, f(x) हमारा है x² -1। अब ये क्या बन गया, gx पूरा बन गया। ये क्या बन गया, gx, यानी कि इसमें देखेंगे, इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे हमें क्या रखना है, x² -1। तो इस वाले में x की जगह पे हमें क्या लिखना है, x² -1। जैसे ही लिखा यहाँ पे भी लिख लेंगे x² -1 + 1। तो ये 3x² -3 + 1, यानी कि 3x² -2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट का सूत्र है, g(f(x) होता है g × f(x), और g × f(x) नहीं, g(f(x) होता है, इसी का फंक्शन बन जाएगा ये। तो g(f(x) हो गया। f(x) की प्लेस पे हमें क्या लिख लेना है, x² -1 लिख लेना है। अब ये इसका एक पोर्शन हो गया है, g के साथ x हो चुका है, और x हमारा कहाँ पे रख देना है, यहाँ पे जो x है इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा x² -1 आ जाएगा। जैसे ही रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7वां हमारा कंप्लीट हो चुका है। 7वें का आंसर आया है सी। मुझे यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट 1² n³ 2² n³ ... n² n³ है। ठीक है,
अब इसका तरीका भी बता दिया था क्लास में, जब भी इन्फिनाइट होगा तो ऊपर नीचे के पावर्स को हमें चेक करना है। फिलहाल हम इसको कर क्या सकते हैं, ऊपर का ऊपर ले लिया और सबका ये कॉमन पे n क्यूब है और 1 स्क्वायर, ये सिग्मा n स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 होगा, सभी जानते हैं। सिग्मा n स्क्वायर का मतलब हुआ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये छोटे छोटे फार्मूले याद रखने हैं। अपॉन यहाँ पे क्या है, n का घात 3 है। अब यहाँ से n को कॉमन खींचेंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 बाई n हो जाएगा। यहाँ से भी n को कॉमन खींच लिया तो ये हमें दे देगा 2 और ये प्लस में 1 बाई n दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे n क्यूब है, ठीक। अब यहाँ से n स्क्वायर काटेंगे तो n से n कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम अनंत रखेंगे, अच्छा एक चीज़ और छूट रही है, 6 नीचे लाएंगे। यहाँ पे अगर हम अनंत रखेंगे, इन्फिनाइट रखेंगे तो ये 0, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इन्फिनाइट रखेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 बटे इन्फिनाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 1 इंटू 2 बचा और नीचे क्या है, 6 है। ये कट के हमें क्या दे देगा, 1/3 इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, यानी कि हमारा बी फॉर बैट, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट है, ठीक है। केवल इन फार्मूलों को याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। आज का हमारा 9th वाला प्रश्न होगा। 9वां प्रश्न है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, x log x का मिनिमम मान हमें निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, y बराबर x log x। अब इसी की मिनिमम या न्यूनतम वैल्यू आपको निकालनी है। ऑप्शन दिख रहे होंगे। सबसे पहले इसको ddx करते हैं तो x ddx log x, फिर log x, फिर ddx x हुआ तो ये x अपॉन x हो जाएगा, फिर log x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ये और ये कट गया, 1 प्लस log x। अब इसको क्या कर लेना है, 0 कर लेना है। तो -1 इक्वल टू log x। तो -1 इक्वल टू log x का क्या मतलब हुआ, यहाँ बेस हमारा e होता है तो x बराबर e का पावर -1 हो जाएगा। ये फार्मूला सबको मालूम है, यहाँ ये वाला बेस चला जाता है, ठीक है। तो यानी कि x हमारा क्या हो जाना है, x हमारा हो जाना है 1/e। यहीं पे सावधान रहना है क्योंकि ऑप्शन में भी 1/e दिया है। तो ये हमारा x आया, वैल्यू नहीं आई है। दिस इज नॉट द वैल्यू, ये वैल्यू आपकी नहीं है। अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट मैं करूँगा, यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएट इस चीज़ को करूँगा तो ये 0 हो जाएगा और log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, 1/x। यानी कि 1/e यहाँ पे हम रख दें अगर, तो e यानी कि ये क्या आया, पॉजिटिव वैल्यू आया। पॉजिटिव वैल्यू के लिए 100% क्या होता है, मिनिमम होता है। ये चेकिंग भी हो गई हमारी कि मिनिमम। वैसे चेक नहीं भी करते तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब बोल ही रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है तो मिनिमम वैल्यू 100% इसी पे आनी है। जब वो कह ही रहा है कि मिनिमम हमें निकालना है तो मिनिमम इसी पे ही आना चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये तो है कि x बराबर 1/e पर मिनिमम वैल्यू आएगी। इस कथन का, इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि अगर x 1/e है तभी हमें मिनिमम मान प्राप्त होगा, देन वी विल गेट द मिनिमम वैल्यू। लेकिन वो मिनिमम मान होगा क्या, वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू के लिए रखना होगा, x की जगह मैंने 1/e रख दिया, यहाँ 1/e रख दिया।
अब ये log e का घात -1 चला जाएगा, अब ये -1 आगे आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं था तो log बेस e था, e log e क्या हो जाता है 1 हो जाता है। फाइनली हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा -1/e, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहीं पे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन में रह जाते हैं, कोई बच्चे ये टिक कर देते हैं। ये बेटा ये क्या चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है कि इतना रखना चाहिए, इतना हमें रखना है, वी हैव टू पुट, तो भी हमें मिनिमम वैल्यू आएगी। और मिनिमम वैल्यू आएगी कहाँ से, इसको रखने के बाद ही हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी है -1/e है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ये क्लास में मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है ऐसे प्रश्नों के लिए। √10x है और sin x × cos x है। तो क्लास में मैंने काफ़ी बार बताया है इस चीज़ को, और काफ़ी बार ये चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर जो क्वेश्चन साइन या कॉस से नहीं बनते हैं तो 100% किससे बनेंगे, वो फिर tan से बनते हैं। तो यहाँ साइन कॉस का कोई सपोर्ट नहीं है, साइन मानने पर कॉस अगर यहाँ होता तो शायद हम ले भी लेते, लेकिन ऐसा कोई सपोर्ट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो तरीका प्रायोरिटी क्या मैंने बताई थी कि सबको किस में बदल लेना है, सबको tan में हमें कन्वर्ट कर लेना है, इसको याद रखना। तो जो प्रश्न साइन और कॉस से नहीं बनता है 100% वो होगा कि वो किससे बनेगा, किस पे बैठा है, वो tan पे बैठा है। तो sin x cos x नीचे डिवाइड किया और ऊपर गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा cos² x हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कटने के बाद फिर से वही आ जाएगा। dx कर लिया, अब देखो काम कितना आसान हो गया, tan x और नीचे भी tan x हो गया, ये कितना हो गया sec² x dx हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम tan x को t मान लेते हैं। तो tan x को t मानेंगे तो sec² x dx बराबर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो √t/t ये क्या आ गया dt आ गया है। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √t से ऊपर √t से नीचे गुणा कर देंगे, तो √t गुणा √t कितना हो जाएगा t हो जाएगा, यानी कि ये पूरा कट जाएगा। अब ये क्या आ गया √t dt। ठीक है, अब देखिए एक शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन 1/√x क्या होता है, ये होता है 2√x। जिनको नहीं मालूम है इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो ये अब 2√t हो जाएगा प्लस c। अच्छा, t की जगह पे क्या लिख लेंगे, tan x को लिख लेंगे, tan x प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है 2√tan x। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का 11वां प्रश्न मैंने चुना है। ग्यारहवां प्रश्न हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का है, dy/dx ex - y x² e⁻⁻y, इसको हमें हल करना है। आसान सा प्रश्न है, अलग किया जा सकता है x और y को, e⁻⁻y मैंने अलग कर लिया, e⁻x x² और dy/dx। अब इसको यहाँ भेजा और इंटीग्रेट कर दिया, इसको यहाँ भेजा और इंटीग्रेट कर दिया। अब ey का इंटीग्रेशन ey हो जाएगा, ex का ex हो जाएगा, x² का x³ प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन को देख लेते हैं, आसान सा प्रश्न था। ऑप्शन ये हमारा बी इज द राइट ऑप्शन, ey - ex = x³ प्लस c, ये हमारा बी वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है,
एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है? व्हाट इज द, इंग्लिश वाले कुछ जुड़े हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 53 संडेज इन अ लीप ईयर? 53 संडे किस में आ रहे हैं? लीप ईयर में आ रहे हैं। ठीक है, तो 53 संडे लीप ईयर में आएंगे। तो लीप ईयर में जैसा कि हम जानते हैं 366 दिन होता है। ऐसे तो 300, ये क्या मैं लिख दिया, ऐसे तो 365 होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या जाता है? 366 होता है। 366 डेज होते हैं। तो 365 नॉर्मल और 365 दिन जैसा कि सभी जानते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक डेज और बढ़ जाता है। तो आपका ये 366 में 52 संडे तो होने ही होने हैं, ये तो तय है। 52 संडे तो 100% होने हैं। आपका जो अगला संडे आएगा, 53 संडे आएगा, वो कुछ इस ढंग से आएगा। या तो संडे के साथ आए, संडे मंडे के साथ आए, या फिर सैटरडे के साथ संडे आए। ठीक, सैटरडे संडे का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर संडे मंडे का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये दो कॉम्बिनेशन हमें पूरे ऐसे 7 दिनों में मिलेंगे कि ऐसा कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन बच रहे हैं, 366 में 2 दिन बचेंगे 52 के निकालने के बाद। तो या तो संडे हमारा सैटरडे के साथ आ जाए, सैटरडे संडे हो जाए, या फिर संडे हमारा मंडे के साथ आए, संडे मंडे हो जाए। तो हमारा इवेंट कितना है, नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 2 है। और टोटल कितना है? एक ही हफ्ता है, 7 ही दिन है। तो 2/7 ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी कि बी वाला ऑप्शन, बी इज द राइट ऑप्शन। बहुत आसान सा सवाल है और काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक लगेगी। एक सिक्के को 5 बार उछाला जाता है, 5 बार शीर्ष आने की प्रायिकता बताओ। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, ऑल दिस 5 टाइम्स देयर विल बी अ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ऑल दिस 5 टाइम्स देयर विल बी अ हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है। शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ये कहता है कि किसी सिक्के को n बार उछालने पर प्रत्येक बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक, अ कॉइन इज टॉस्ड n times, a coin is tossed n time and every time head is there। अच्छा, एक ही यही फार्मूला टेल के साथ भी लगा सकते हो। every time head is there, what is the probability? तो आपका जवाब होगा 1/2 का घात n। ये शॉर्ट ट्रिक फार्मूला है, 1/2 का घात n। तो 1/, कितनी बार उछाला जा रहा है? 5 बार। प्रश्न में कितनी बार उछाला जा रहा है? प्रश्न में 5 बार उछाला जा रहा है। तो 2 का घात 5 आपका आंसर हो जाएगा। 2 का घात 5 ये आपको 32 दे देगा। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो ये 32 दे दिया आपको। ठीक, तो बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 15वां प्रश्न, 14वां प्रश्न जो आपको दिख रहा है। वो हमने सेट से लिया है। 2 चीज़ें हमें बतानी थी सेट में, दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन ले लिया है। तो दोनों को समझ में आ जाएगा आपको, दोनों एक ही कैटेगरी के लगभग हैं, तो उसको ले लिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो हमारा एक सेट है 14वें प्रश्न में।
ABC एक सेट है। अब कह रहा है कि A के कितने उप समुच्चय हैं। ठीक, तो उप समुच्चय या सबसेट कहा जाता है। तो उप समुच्चय या सबसेट कितने हैं, ये पहला प्रश्न है। तो सबसेट के लिए क्या फार्मूला लगाना है, 2 का घात n लिख लीजिए। शॉर्ट्रिक फार्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या 2 का घात n। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। 8 इज द राइट आंसर, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही है। बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी ढंग का सवाल है, 15वां प्रश्न आपके सामने है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए हमने ABC लिया है, ए के कितने वास्तविक उप समुच्चय होंगे। देखिए यहां शब्द बदल चुका है, यहां कह रहा है कि वास्तविक उप समुच्चय। ठीक है, प्रॉपर सबसेट जिसको कहते हैं, हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स आर देयर। तो यहां जान लो प्रॉपर सबसेट का ये फार्मूला होता है 2 to the power n -1 एक तुम्हारा सबसेट हट जाता है, जो खुद ये पूरा का पूरा होता है वो चीज़ हटा लेते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में जितना भी आएगा उसमें से एक को घटा देना है। ठीक है, ये होगा आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वास्तविक उप समुच्चयों की संख्या, ये 2 हुआ, 2 का घात 3 -1, 8 -1, यानी कि कितना आ चुका है, 7 इज द राइट आंसर। यानी कि यहाँ पर भी बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें बाकी के 10 क्वेश्चन करेंगे, तो ये 25 क्वेश्चन की हमारी सीरीज पूरी ये बन जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।